हेलो स्टूडेंट्स, जिस तरह से एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर उसके दृश्य को बदल देती है, उसी प्रकार फोर्स भी चीजों को बदलने में सक्षम है। आइए देखते हैं कैसे। माय नेम इज प्रीति सुमन एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर जिसका नेम है फोर्स एंड प्रेशर। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओनली टॉपिक फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली क्लास आप लोगों ने पढ़ा होगा आपकी प्रीवियस क्लासेस में, हमारी जो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन होती है वो हमें बोलती है पुश और पुल। यानी कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया है या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने पुल किया है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि पुश एंड पुल का एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो यहाँ आप एग्जाम्पल में देखिए, ये जो पर्सन है ये इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है। यानी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है, यानी कि आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, अपने से दूर धकेल रहे हैं। सो दिस इज नोन एज द पुश, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। So this is known as pushing of an object. सेकेंड पिक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पर्सन है ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है एंड ऑब्जेक्ट आपका उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में वो पर्सन मूव कर रहा है। इट मींस ही इज पुलिंग अ थिंग, यानी कि आपने जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है वो ऑब्जेक्ट आपके साथ आप ही की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो इसको हम बोलते हैं पुल। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर द फोर्स, दैट अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। अब हम क्या कहेंगे, ये जो पुश और पुल कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, ये बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट में किस तरह के चेंजेस क्रिएट कर रहा है। सो फर्स्टली इट इज स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किस तरह से, देखिए अगर हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लगेगा या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा। हम यही बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें टू ही स्टेट्स हमेशा एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट होती है मोशन एंड सेकंड होती है रेस्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी किस में है, रेस्ट में है। हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हैं। हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन करने लगा। सेकेंडली, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है या वो मूव कर रहा है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ भी हमने क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट को हमने चेंज कर दिया। मींस ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, हमने फोर्स अप्लाई करके उसे मूव कर दिया एंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके हमने उसे रेस्ट पे ले आए। सो दिस इज द चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंडली देखिए डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यू ऑल हैव सीन द क्रिकेट मैच, आप सभी लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है। वहां पे क्या होता है, जब बॉलर बॉल को बैट्समैन की तरफ थ्रो करता है तो बैट्समैन अपने बैट की हेल्प से फोर्स अप्लाई करके उस बॉल की जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर देता है, क्योंकि बॉलर ने तो बैट्समैन की तरफ बॉल सामने से फेंकी है, लेकिन जब बैट्समैन उसको क्या करेगा, हिट करेगा, तो बॉल किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। सो इट मींस बाय अप्लाइंग अ फोर्स, क्योंकि उसने बैट की हेल्प से किया क्या है, फोर्स अप्लाई किया है एंड उस फोर्स की वजह से जो बॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है। थर्डली, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप एंड साइज दोनों चेंज हो जाती है। हाउ, एग्जांपल लेके देखते हैं। लाइक यू आर हैविंग अ रबर बैंड इन योर हैंड। कभी जब आपके हाथ में रबर बैंड होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसको स्ट्रेच करते हो। तो स्ट्रेच जब आप कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसी फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपका जो रबर बैंड है वो स्ट्रेच हो जाता है। अगर आप उसे और ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका जो रबर बैंड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक भी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू आर चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ दैट रबर बैंड। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की आपने शेप एंड साइज चेंज कर दी है। किसकी एप्लीकेशन की वजह से, फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से। एंड ऑल्सो एक एग्जाम्पल देखिए, जब भी आपको भूख लगी होती है तो आपकी मदर आपको एक चपाती देती है जो सर्कुलर शेप की होती है। जब आप उसको खाने के लिए उसका एक बाइट तोड़ते हैं तो उसका शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा, इट विल लुक लाइक दिस। तो देखिए स्टार्टिंग में तो आपकी चपाती बिल्कुल सर्कुलर थी, जब आपने उसे खाया, खाने के लिए आपने क्या किया, उसका एक बाइट निकाल दिया, उसका एक बाइट तोड़ा, तो इट विल लुक लाइक दिस। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर डिफॉर्मिंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की एप्लीकेशन से आप उस ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए, so now look here, we are having contact force. हमने फोर्सेस को क्या किया है, टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि फोर्स अप्लाई करने वाला है एंड एक ऑब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है एंड वहां पे फोर्स अप्लाई की जा रही है तो उसे हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स. यहाँ डेफिनेशन में आप देखिए, द ऑब्जेक्ट विच अप्लाई द फोर्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड, और वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी या फिर की जा रही है, दे आर बोथ इन फिजिकल कॉन्टेक्ट. दोनों का फिजिकल कॉन्टेक्ट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए हमने अपनी फोर्सेस को क्या नेम दिया है, दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स. हमने क्या बोला है उसे, कॉन्टेक्ट फोर्स. सेकंड इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. स्टूडेंट्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन मीन्स आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन, इट इज नो. नॉन का मीनिंग होता है नो. कॉन्टेक्ट मीन्स हमने आपको बताया है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के अटैच होना चाहिए. तो ये वो फोर्स है जहां पे जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा एंड जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, दोनों को कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है. सो दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. सो नाउ अब हम यहाँ पे नेम्स देखते हैं. हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो कांटेक्ट फोर्सेस है एंड कौन कौन सी फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है. फर्स्टली देखिए, फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स, यानी कि हमारी जो फोर्स है, फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स, सेकंड इज मैकेनिकल फोर्स, थर्ड इज फ्रिक्शन फोर्स, फोर्थ इज नॉर्मल फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड टेंशन फोर्स. ये वो सारी फोर्सेस हैं जिन्हें एक्चुअली में नीड होती है कांटेक्ट में रहने की, यानी कि ऑब्जेक्ट वन जो फोर्स लगाएगा एंड ऑब्जेक्ट टू जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी, दे बोथ विल बी इन कांटेक्ट, वो दोनों ही कांटेक्ट में होंगे. नेक्स्ट देखिए, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यानी कि ये फोर्सेस वो हैं जिनमें ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है एंड जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी, वो दोनों कांटेक्ट में नहीं होंगे. सो दिस विल बी नॉन कांटेक्ट फोर्स. तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर फोर्स से. फर्स्टली वी आर हैविंग मस्कुलर फोर्स. देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको स्कूल में बहुत सारा होमवर्क दिया जाता है एंड आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं बेटा होमवर्क कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा होमवर्क कर लो, बेटा पढ़ाई कर लो, तो आप सोच रहे हैं कि मैम यही तो फोर्स होती है. नहीं नहीं, ये फोर्स नहीं होती है. फोर्स क्या होती है, जब आप होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं एंड आपके पेरेंट्स आपकी पिटाई लगा देते हैं, तो उसे बोलते हैं फोर्स. और वो कौन सी टाइप की फोर्स है, मस्कुलर फोर्स. और देखिए, जब मम्मी आपकी पिटाई करने वाली है तो मम्मी अपने हैंड से आपके गाल पर स्लैप करेंगी. ओके, तो यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर्सन के द्वारा फोर्स लगाई गई है एंड जिसके ऊपर फोर्स लगाई गई है, दोनों का ही कांटेक्ट में आना जरूरी था. तभी वहां पे हम क्या कर सकते थे, मस्कुलर फोर्स का नेम बता सकते थे कि एक्चुअली में यहाँ पे मस्कुलर फोर्स ही यूज हो रही है. सो और एग्जाम्पल देखेंगे, अ बैग इज लिफ्टेड. स्कूल जाने के लिए आपने बैग को लिफ्ट किया है, सो यू आर अप्लाइंग अ मस्कुलर फोर्स. क्योंकि देखिए, आप अपने बैग को किससे लिफ्ट कर रहे हैं, अपने हैंड से. और जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, हमारे हैंड से, हमारे लेग से, यहाँ पे हमारे मसल्स एग्जिस्ट करते हैं एंड उन्हीं की फोर्स की हेल्प से आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को कंडक्ट कर सकते हो. सो दैट इज वाई lifting a school bag or kicking a football is an another example for the muscular force. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी बॉल को किक कर रहे हैं, then we required a muscular force. Also you can see in the picture, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, means he is building up his muscles, वो अपने मसल्स बना रहा है. तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है एंड जिसके द्वारा लगाई जा रही है, ये दोनों ही किस में है, कांटेक्ट में है. इसीलिए हमने क्या बोला है, मस्कुलर फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स एंड दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स. ये वो फोर्स है जो मसल्स के द्वारा लगाई जा रही है. नेक्स्ट देखते हैं, वी आर हैविंग मैकेनिकल फोर्स. स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो वर्ड है मैकेनिकल, इसका मीनिंग होता है मशीन. So what is the meaning of this mechanical force? यानी कि ऐसी फोर्स that is exerted by the machine, यानी कि ऐसी फोर्स जो मशीन के द्वारा लगाई जा रही है, उसे हम बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स.
लाइक इन द एग्जाम्पल यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं फैन का, तो फैन जब रोटेट होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स हैं जिनके मूवमेंट की वजह से हमारा जो फैन है वो वर्क कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है तो वो रोटेट हो पा रहा है एंड हमें क्या कर रहा है, हवा दे रहा है। इन द सेम वे वी आर हैविंग वॉशिंग मशीन ऑल्सो, हमारे घर में वॉशिंग मशीन है तो उसके अंदर भी कुछ मैकेनिकल पार्ट्स हैं जो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। सो द फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन इज नोन एज द मैकेनिकल फोर्स। तो ऐसी फोर्स जो मशीन्स के द्वारा लगाई जा रही है उसी को हमने क्या बोला है, मैकेनिकल फोर्स बोला है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं एंड इसकी एप्लीकेशन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे समझते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि आप उस बॉक्स को प्रॉपर्ली पुश नहीं कर पा रहे हैं एंड अगर हमारा जो सरफेस है वो एक स्मूथ सरफेस है तो आपके लिए उस वर्क को करना इजी है, आप उस बॉक्स को थोड़ा पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो सरफेस है वो रफ सरफेस है एंड आप उस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस बॉक्स को शिफ्ट करने में। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा होता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। पहली चीज ये समझिए, फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो बॉक्स है एंड ये जो सरफेस है ये दोनों हमारे क्या है, कॉन्टैक्ट में है। सेकेंड थिंग, जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप, ये है आपकी FA, दैट इज अप्लाइड फोर्स, यानी कि आपने बॉक्स के ऊपर क्या किया है, फोर्स अप्लाई की है। एंड हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है दिस इज FF, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। आप बॉक्स को मूव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में एंड फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपको ओपोज कर रही है इस डायरेक्शन में लगकर। तो इसीलिए हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करती है। सेकेंड थिंग, हमारा जो सरफेस है, अगर हमारा सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट को मूव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो सरफेस है वो भी मैटर करता है। बिल्कुल, अगर हमारा जो सरफेस है वो एक रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। रफ सरफेस के केस में फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एंड अगर हमारा सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे हमारा जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इट मीन्स सरफेस मैटर्स इन द फ्रिक्शन फोर्स। एंड सेकेंड थिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इस ऑब्जेक्ट को हवा में लिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वर्क नहीं करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं लाइक एयर रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट, हम यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंक रहे हैं, लाइक यू आर थ्रोइंग अ बॉल इन द एयर, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में नहीं है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस के थ्रू मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगी एंड जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स वर्क करेगी। सरफेस मैटर करता है, रफ सरफेस है फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा रहेगी, स्मूथ सरफेस है फ्रिक्शन की वैल्यू कम रहेगी। नाउ तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं होनी चाहिए थी? नो, फ्रिक्शन फोर्स के लिए बोला जाता है ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे साथ रहना जरूरी है। क्यों, वो भी देख लेते हैं। देखिए, हम एडवांटेजेस अगर फ्रिक्शन फोर्स के देखें तो अगर हम खड़े हो पा रहे हैं तो किस वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स हमारी बॉडी को बैलेंस करे हुए है। हम चल पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमारी बॉडी को बैलेंस किए हुए है। अगर हम दौड़ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही है जो हमारे मोशन को अपोज कर रही है एंड हमारी बॉडी को बैलेंस करे हुए है, इसीलिए हम ये एक्टिविटीज कर पा रहे हैं। इंक्लूडिंगली हम किसी भी पेपर पर अगर लिखते हैं तो उसमें भी हमें फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करती है। अब इसकी डिसएडवांटेज, क्योंकि हमने फ्रिक्शन को दुश्मन भी बोला है तो इसका मतलब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स? हमारे जो शूज होते हैं, आपने देखा होगा हम बोलते हैं कि हमारे शूज जो हैं वो खराब हो गए हैं, न्यू परचेज करके दीजिए। हमारे जो स्लीपर्स हैं वो खराब हो गए हैं, न्यू परचेज करके दीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम कंटिन्यूअसली चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे मोशन को अपोज करती है, जिसकी वजह से हमारे जो शूज हैं, स्लीपर्स हैं, वो वेयर आउट एंड टीयर आउट हो जाते हैं। वियर एंड टीयर आउट,
वियर एंड टियर आउट का मतलब ये है कि हमारे शूज एंड स्लीपर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सेकेंडली, हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जहां पे बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट आपस में कांटेक्ट होने की वजह से कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, एंड कंटिन्यूअसली वर्क करने की वजह से, कांटेक्ट होने की वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स भी वर्क करती है। फ्रिक्शन फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से हमारे जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो हीट अप हो जाते हैं। हीट अप होने की वजह से क्या होता है, वो पार्ट्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एंड आपको पता है कि बड़ी बड़ी मैकेनिकल पार्ट्स यानी कि जो मशीन पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाना एंड उनको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल काम है, प्लस वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हमारी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसी के प्रेजेंस से हमारी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती है, एंड उसकी प्रेजेंस की वजह से भी हमें बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स होती है। लाइक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो स्लीपर शूज हैं वो खराब हो जाएंगे, खराब हो रहे हैं, एंड हमारे जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो भी एक्सेसिव हीटिंग की वजह से डैमेज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट देखेंगे नॉर्मल फोर्स। देखिए स्टूडेंट, नॉर्मल फोर्स क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि आपने कहीं पे भी प्लेस किया हुआ है, लाइक वी आर हैविंग अ टेबल। आप सपोज कीजिए कि ये हमारे पास में एक टेबल है एंड इसके ऊपर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। लेट्स से ये बॉक्स भी हो सकता है एंड इट कैन बी अ बुक ऑल्सो, ये कोई बुक भी हो सकती है। तो इस ऑब्जेक्ट को टेबल पे स्टैटिक रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जा रही है इस टेबल के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को हमने क्या बोला है, नॉर्मल फोर्स। उसी को हमने क्या बोला है, नॉर्मल फोर्स। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कंडीशन में रखने में हमें हेल्प कर रही है। तो देखिए यहाँ पे टेबल एंड ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये दोनों ही क्या है, कांटेक्ट में है, और इन दोनों का कांटेक्ट होना जरूरी है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कंडीशन में रखना चाहते हो। सो द फोर्स बिटवीन टू ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज नोन एज द नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अप्लाइड फोर्स। इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इजी है। अप्लाइड फोर्स का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट से क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन दिस इज नोन एज द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम इस बॉक्स को क्या करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वी आर यूजिंग आवर हैंड्स, हम अपने हैंड्स यूज कर रहे हैं, अपने फिंगर्स यूज कर रहे हैं। एंड इवन इफ वी वांट टू शिफ्ट अ बॉक्स, अगर कोई बहुत बड़ा बॉक्स हमारे पास है या अगर आप एक बॉल को भी क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, तो यू हैव टू यूज योर लेग्स, आप अपने लेग्स यूज करेंगे। सो इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, देन दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज अप्लाइड फोर्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, द फोर्सेस दैट वी यूज with our hands, legs, finger are collectively called as applied force। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के लिए जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द अप्लाइड फोर्स। इट विल बी collectively known as applied force। नेक्स्ट इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ये वो फोर्स नहीं है कि आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं एंड आप अपने पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन फोर्स फील कर रहा हूं। नो स्टूडेंट्स, ये वो फोर्स है जो किसी भी स्ट्रिंग, रोप या फाइबर या किसी भी केबल के बीच में लग रही है। यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, 2 of the persons are playing with this rope। ये इस रोप के थ्रू क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस रोप के अंदर जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, ये जो 2 पर्सन हैं ये दोनों ही इस रोप के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वन इज पुलिंग दिस साइड एंड अनदर इज पुलिंग दिस साइड। एक पर्सन इधर पुल कर रहा है एंड एक पर्सन इधर पुल कर रहा है। तो दोनों के पुल की वजह से यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट हो रही है, दैट इज नोन एज द टेंशन फोर्स। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। कई बार आपने भी इस गेम को खेला होगा। लाइक आप यू आर हैविंग अ थ्रेड, आपके हाथ में एक थ्रेड है एंड आपने उसकी वन एंड पे एक स्टोन को टाई किया है। अब आप उसको क्या करते हैं, इस तरह से रोटेट करने लगते हैं। आप खुद स्टेबल रहते हैं एंड आप उस स्ट्रिंग को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग क्या कर रही है, हमारे स्टोन के ऊपर एक तरह की फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसको हम बोल रहे हैं टेंशन फोर्स। क्योंकि देखिए जब आप उसको रोटेट कर रहे हैं ना, तो उस स्ट्रिंग के ऊपर कुछ इस तरह की फोर्स जो है वो वर्क कर रही है। एक फोर्स लग रही है इधर जो स्टोन लगा रहा है एंड एक फोर्स लग रही है इधर जिससे आपने उसको होल्ड किया हुआ है। सो द फोर्स क्रिएटेड बिटवीन द स्ट्रिंग, रोप्स, फाइबर्स एंड केबल्स आर नोन एज द टेंशन फोर्स।
नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए अब हम जो फोर्सेस स्टडी करने वाले हैं वो है हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट नहीं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जिसमें हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटी होती है वो क्या करती है, अर्थ के द्वारा लगाई जाती है फोर्स उस ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नीचे की तरफ आकर गिरता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये पेन देखिए, मैं इसको हवा में उछाल रही हूँ लेकिन ये पेन हमेशा नीचे आ रहा है, फिर से मैं उछाल रही हूँ फिर से नीचे आ रहा है। सो व्हाई इज इट, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ के पास एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नीचे आकर गिरता है। बट इट इज नॉट सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी ग्रेविटी है जो सिर्फ अर्थ एक फोर्स लगा रही है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और नजर आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू देखिए अर्थ इस मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये मून जो है वो हमेशा एक सिंगल ऑर्बिट में, यानी कि हमारा जो एक सिंगल पाथ है उसी पाथ के थ्रू इस अर्थ के आसपास कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। और सिर्फ मून ही नहीं, इवन हमारा जो अर्थ है जो सन के आसपास कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही कर रहा है एंड एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है जिसे हम ऑर्बिट कह रहे हैं। सो दिस इज ग्रेविटी एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए अर्थ रोटेट कर रही है एंड मून एक फिक्स पाथ में उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है एंड इसी तरह से हमारी जो अर्थ है वो सन के भी आसपास क्या करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किस वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। अब एक वर्ड जो हम यहाँ पे बार बार यूज कर रहे हैं दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो देखिए यहाँ पे मून एंड अर्थ के बीच में किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन एक फोर्स है जिसकी वजह से ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। इसीलिए हमने बोला कि जो फोर्स लगाएगा एंड जिसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। इवन यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये जो एप्पल गिर रहा है वो एक इनविजिबल फोर्स की वजह से गिर रहा है। यहाँ पे हमने नहीं देखा है कि ये एप्पल एंड अर्थ दोनों जब कांटेक्ट में आए तब ये फोर्स अप्लाई हो रही है। नो, अर्थ ऑलरेडी एक इनविजिबल फोर्स हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही है जिससे सारे ही ऑब्जेक्ट कहाँ आकर गिर रहे हैं, नीचे की तरफ। ओके, सो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट्स आप मैग्नेटिक फोर्स से तो बहुत ज्यादा क्लियर होंगे क्योंकि आपने कई बार मैग्नेट के साथ में खेला होगा। जब भी आपके हाथ में कोई मैग्नेट आती है आप सीधा उसे किसी आयरन ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं एंड वो उसके ऊपर जाकर स्टिक हो जाती है। सो हमने ये सारे गेम खेले हैं लेकिन साइंटिफिकली हमें नहीं पता है कि एक्चुअली में वहां पे कौन सी फोर्स जो है वो वर्क कर रही है। तो वो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम पहले ये देख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेट के द्वारा ही लगाई जाएगी। किसके ऊपर लगाई जाएगी? हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी मैग्नेट होना चाहिए या फिर वो आयरन होना चाहिए, स्टील होना चाहिए, निकल होना चाहिए या कोबाल्ट होना चाहिए। देखिए आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, इन 4 मटेरियल्स को हमने क्या बोला है? मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला है। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स ऑन ईच अदर यानी कि मैग्नेट 1 इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन मैग्नेट 2। सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एंड यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट 1 जो है वो क्या है? मैग्नेट है एंड ऑब्जेक्ट 2 जो है वो हमारा क्या क्या हो सकता है? मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल। और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या है हमारे? वो है हमारे आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल। तो अगर कोई भी मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रही है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स है चाहे वो रिपल्शन है, सो दिस फोर्स इज नोन एज
मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये जो साउथ पोल है वो मैग्नेट की नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट एंड सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल। तो ये है साउथ, ये है नॉर्थ, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और वहीं अगर हम इस मैग्नेट को यहाँ से रिप्लेस करते हैं और यहाँ पे वुड रखते हैं, तो वो वुड को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आयरन को रखते हैं, आयरन को प्लेस करते हैं, तो ये मैग्नेट उस आयरन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आयरन हमारा क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर आप इसी तरह से स्टील, निकल, कोबाल्ट को प्लेस करेंगे तो वहां पे भी वो क्या करेगा, मैग्नेट जो है वो सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के द्वारा लगाए जाने वाली फोर्स मैग्नेट के ऊपर या मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर। एंड यहाँ पे भी देखिए, क्या ये दोनों कांटेक्ट में है, नहीं है, इसीलिए ये फोर्स कौन सी है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बचपन में जादू आपने किया होगा। आप क्या करते हैं, कॉम को अपने हेयर्स पे रब करते हैं, देन यू आर टेकिंग टू द पीसेज ऑफ पेपर। आप क्या कर रहे हैं, उसको पीसेज ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं एंड अपने फ्रेंड से कहते हैं, देखो मैंने जादू कर दिया है, मैंने कॉम से पीस ऑफ पेपर जो है उनको अट्रैक्ट किया है। तो देखिए, अब ये किसी तरह का कोई जादू नहीं है, ये है साइंस, जिसमें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काम क्या कर रही है, देखिए, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि चार्जेस के बीच में अप्लाई होने वाली फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैम प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, समझ नहीं आ रहा है तो समझिए। हम क्या करते हैं, हम जब भी कॉम को अपने सर पे रब करते हैं तो हमारा कॉम चार्ज हो जाता है एंड इवन हमारे जो हेयर्स हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं। ये कैसे होता है, क्योंकि रब करने की वजह से हमारे जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, उनका ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या हुआ, जब हमने रबिंग किया तो आइदर पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ आ जाता है, हमारे बॉडी 1 पे आ जाता है, या तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे बॉडी 2 पे चला जाता है। मतलब क्या हो रहा है, चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है। तो जिसके पास में ज्यादा चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी, एंड जिस बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे उसे हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, चार्जेस का ट्रांसफर हो जाता है। यही हमारे कॉम के साथ भी हुआ, जब हमने कॉम को अपने सर पे रब किया तो चार्जेस का ट्रांसफर हो गया दोनों साइड, हेयर्स पे भी एंड कॉम पे भी। अब आपने इस कॉम को क्या किया, अनचार्ज पार्टिकल्स, जो कि हमारे क्या है, पेपर, ये जो पीसेस ऑफ पेपर है, जब आप इस कॉम को इसके पास में लेके आते हैं तो ये क्या करता है, इन पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसकी कंबाइनिंगली अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी या चार्ज बॉडी के पास में लेके जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करती है। ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा सा एक बार फिर से। अगर हमारे पास में कोई भी चार्ज बॉडी है और अगर आप इसको किसी भी अनचार्ज बॉडी के पास में लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अगर हम किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब या तो रिपल्शन होगा या तो अट्रैक्शन होगा। और यहां पे आपको इमेज में दिख भी रहा है क्या हो रहा है, देखिए अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सो दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां भी जैसे ही हम कॉम को उसके पास लेके आते हैं वो पीसेस ऑफ पेपर अपने आप अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने इस सेशन में पढ़ा है ऑल अबाउट द टाइप ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को स्टडी किया है। प्रेशर वाला जो टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां पे आप जाइए एंड वहां पे जाकर विजिट कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू।